हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ पाइपॉन क्लासेस में। और बच्चे, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए अब एक नया वन शॉट लेकर आ रहा हूं, क्लास 12th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आपका चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, उसमें से एटम का जो आपका वन शॉट है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। एकदम मजा आने वाला है भाई साहब। आप सभी को मैंने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट वाला जो वन शॉट है बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बनाया और बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया, सपोर्ट किया मेरे भाई। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं एक और बेहतरीन वन शॉट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एटम के बारे में, ठीक है, जो एटम का स्ट्रक्चर है वहां से शुरुआत करते हुए और हम एटम के क्लास 12th लेवल तक पहुंचेंगे। एटम के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ना चालू किया होगा, है ना। बहुत सारी स्टडी आपने 9th क्लास में भी की होंगी, लेकिन इस वाली क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला भाई साहब। अलग लेवल पर ये क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 12th का कुछ मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको मजा आए कि हाँ सर बहुत यूनिक लेवल से आप लोगों ने स्टडी कराई है, अलग लेवल पर आप लोगों ने इसको पढ़ाया है, तो भाई एक काम करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है भाई, तो यहां जो लिखा है इसको ध्यान ना देते हुए आप मेरे साथ आइए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, 9th क्लास में आप लोगों ने एटम को क्या सोचा था? आप लोग बोलेंगे सोचा क्या था, आपने पढ़ा क्या था, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 9th क्लास में तो हमें ये पढ़ाया गया था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी एटम एक इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल का नाम क्या होता है? एटम होता है। यही आप लोगों ने पढ़ा था। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, तो यही पढ़ा था। और एटम दिखाई नहीं देता, ये बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एटम इज नॉट विजिबल, ठीक है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, डिवाइड ही नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की। और उसी समय पर आप लोगों ने एक मॉडल पढ़ा होगा जिसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी हम लोग कह रहे हैं। तो देखिए, अब यहां से शुरुआत करते हैं आप लोगों की एक यूनिक लेवल पर। देखिए, इससे पहले हम लोग यही मानते थे थॉमसन से पहले कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल कोई है ही नहीं। लेकिन 1897 में, ठीक है, 1897 में इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? डिस्कवरी हो जाती है। अब ध्यान से समझना, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन करते हैं? आप सबको पता है सर, जे थॉमसन ही करते हैं। मतलब बात क्लियर है। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। किससे सर? कैनाल रेज से। आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो इसकी स्टडी जब हमने की तो ये जो है एटम से भी छोटा पार्टिकल था, एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। अब जब ये एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल था तो भाई सवाल ये उठना चालू हुआ कि यार अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन इससे छोटे पार्टिकल भी मिल चुके हैं जिनका नाम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अब 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन को लगने लगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो लोचा है। अब इसके बाद में 1898 में ये एक एटॉमिक मॉडल लेकर आते हैं। 1898 में एक एटॉमिक मॉडल लेकर आते हैं जिसमें ये कहते हैं कि भाई साहब जिस तरह से ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है, ह्यूमन की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ऐसे ही एटम भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या क्या अपने बारे में, इन्होंने क्या क्या इस थ्योरी के बारे में बताया, वो सारी बातें आप लोगों को मैं यहां पर लिख चुका हूं और कुछ बातें मैंने नहीं लिखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो इन्होंने क्या बोला बेटे, 1898 के आसपास में इसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन स्ट्रक्चर मॉडल भी कहते हैं। तो दो बातें इन्होंने बताई थी कि भाई ये जो हमारा एटॉमिक मॉडल है ये एक प्लम पुडिंग की तरह होता है या फिर एक वाटरमेलन की तरह पर होता है। तो इन्होंने क्या स्टेट किया, ही प्रपोज द एटॉमिक मॉडल दैट एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज मैटर। यानी एटम में क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज मैटर्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर स्प्रेड थ्रू आउट द मैटर। यानी जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज है वो इसमें बिखरे हुए रहते हैं चारों तरफ, ठीक है, थ्रू आउट द मैटर एज वाटरमेलन। जैसे किसमें? वाटरमेलन में, हुज रेड ईडेबल पार्ट एंड सीड आर एज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ऐसा मान सकते हैं जैसे वाटरमेलन में जो रेड ईडेबल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उसके सीड्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे रेड ईडेबल पार्ट में, यानी वाटरमेलन बना है रेड ईडेबल पार्ट से,
और उसके अंदर कौन है, सीड्स है। तो ऐसे ही भाई ये कह रहे हैं कि जो हमारा एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज के अंदर कौन रहते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज फैले रहते हैं। ये सारी बातें किसने बताई थी, थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में। और भी उन्होंने ढेर सारी बातें बताई हैं। तो और भी ढेर सारी बातें इन्होंने बताई, जिनमें से मैं आपको समझा रहा हूं कि बेटा पहली बात थी ये बोले कि एटम्स एटम्स आर स्फेरिकल, कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, स्फेरिकल होते हैं स्ट्रक्चर में। दूसरी बात क्या थी, दूसरी ये कह रहे हैं कि सर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सारी बातें इन्होंने बताई। तो ये सारी बातें बताने के बाद में इन्होंने बोला कि भाई इस तरह से आपका एटम रहता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद में इनका एक ड्रॉबैक भी आया। ड्रॉबैक मतलब ये जो मॉडल था इसमें कहीं ना कहीं एक कमी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक कमी थी। कैसे सर, भाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी मैं ड्रॉबैक आपको नेक्स्ट पेज पर लिखकर इसके समझाऊंगा। ड्रॉबैक में क्या था बच्चे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कैसे सर, क्योंकि आपको पता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी एक साथ कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते। एटम एंड सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर मान के चले 5 प्लस के चार्ज हैं तो 5 ही इसमें माइनस के चार्ज हैं। तो प्लस और माइनस जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये क्या कर देंगे सर, एटम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर फिर कोई पार्टिकल ही नहीं बचेगा। आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और बाद में जब रदरफोर्ड ने इसमें अपना एक्सप्लेन दिया तो रदरफोर्ड के रीजन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये थॉमसन मॉडल क्या हो जाता है बेटे, कुछ टाइम बाद ही ये अपना फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें कमियां थी। अब इन सब कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट आते हैं आपके रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट देने के लिए वो सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो सबसे पहले यूज करते हैं गोल्ड फॉइल का। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जिनमें मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझाता हूं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद फिर हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ चलेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया। एंड आफ्टर दैट थ्योरी वी विल एक्सप्लेन अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ नील बोर्स मॉडल एंड सम क्लोजेस्ट दूरी एंड सम, बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बच्चे अभी तक आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगा होगा कि भाई इस तरह से डिस्कवरी हुई है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे अगर आपको मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे कि भैया इस तरह से भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं एकदम मस्त लेवल पे। तो चलो बच्चे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और उनके बीच में मैंने आपको थोड़ा सा गैप दिया है। इसके पीछे का रीजन ये है बच्चे, ताकि मैं आपको इसको एकदम एक्सप्लेन करके समझा सकूं। देखिए, इन्होंने अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है, तो बेटा उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, अ गोल्ड फॉइल है ना, फॉइल मतलब पेपर, बहुत पतला। अब रीजन ये आता है कि सर गोल्ड फॉइल पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, व्हाई ही चूज ओनली गोल्ड। तो बेटा गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड जो है, गोल्ड के पास में जो गोल्ड है वो मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड के पास में मेलेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा थिन करेंगे तो जो कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इसके आर पार जा सकते हैं आसानी से। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड फॉइल को थिन करते जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी डिक्रीज होते चले जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होंगे उतना हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई इसके अंदर का जो है स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसमें आपका रीजन भी हो गया कि गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज किया। और अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा। तो देखो बच्चे, ये मैंने गोल्ड फॉइल ले लिया और इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, है ना, बॉम्बार्डिंग
बॉम्बार्डिंग करते हैं वो किसकी बेटा, बॉम्बार्डिंग करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। अब ध्यान से समझना, ये कब की बात है सर, 1911 के आसपास की बात है। तब से हम लोग इसी मॉडल के बारे में बात करते थे। कौन से मॉडल के, जे जे थॉमसन के मॉडल के बारे में बात करते थे। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, तो बेटा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट आउट बाहर निकल गए, एंड सम ऑफ देम डिफ्लेक्ट एट द 90 डिग्री से भी ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। कुछ उनमें से क्या हो गए सर, 90 से ज्यादा पर डिफ्लेक्ट हो गए। एंड कुछ ऐसे पार्टिकल थे बहुत कम, लगभग 12,000 में से एक या 12 से 15,000 में से एक, बहुत कम है ना, लॉट ऑफ नंबर में से कोई एक पार्टिकल कुछ ऐसा था जो टकराकर रीबंड हो गया 180 डिग्री के आसपास पर। वो क्या हो गया सर, रीबंड हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी जब उन्होंने नोटिस की, ठीक है, रीबंड हो गया भैया टकराने के बाद। जब ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने नोटिस की, ठीक है, कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग इस थिन शीट ऑफ गोल्ड से करते हैं, तो भैया क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में पास चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे बेटा, रिबन हो गए। इस तरह से उन्होंने ये चीजें नोटिस की। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने, मैंने लिखा भी है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे इस गोल्ड फॉइल के आर पार सीधे चले गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब वेरी सम ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम द पाथ मोर देन 90 डिग्री, यानी कुछ ऐसे तो जो भाई अपने पाथ से 90 या 90 से कम भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ 90 से ज्यादा भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। एंड अ वेरी फ्यू पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ 12,000 यानी 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो रीबंड हो जाता है, टकराकर वापस लौट आता है एट 180 डिग्री पर। ये सारी बातें रदरफोर्ड नोटिस करते हैं अपने एटॉमिक मॉडल में, और इन सारी बातों से वो 3 कंक्लूजन लेकर भी आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद वो 3 कंक्लूजन भी लेकर आते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन थे, यहां पर आप देख लें। कंक्लूजन में सबसे पहली बात आती है, देखिए मैं लिख दूंगा नेक्स्ट पेज पर, इसको लिख देंगे, ठीक है, कि क्या है इसका कंक्लूजन। वैसे आप लोग जानते हैं सारे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि भाई जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट हो गए तो एटम इज एम्प्टी, है ना, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी अंदर से एटम क्या है, ज्यादातर खोखला है। यानी एटम के जो अंदर से स्ट्रक्चर है वो कैसा बेटा, ज्यादातर वो एम्प्टी है, खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा नोटिस क्या था भाई साहब, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात उन्होंने बताई कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट द 90 डिग्री, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, तो इन्होंने बताया कि एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये पूछो क्यों है सर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो भैया अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां भी जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करेगा। भाई एक पॉजिटिव को क्या करता है सर, एक पॉजिटिव को दूर भगाने का प्रयास करता है, इट ट्राइज टू रिपल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ अपने पास से, बोलोगे हाँ जी सर। तो एटम हैज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इट, यानी जो थॉमसन ने बोला था कि एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पर आकर सही साबित हो जाता है कि हाँ जी सर, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज इन इट। बात खत्म होगी। थर्ड चीज होती है, थर्ड चीज, और इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाता है ना, इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। ये थर्ड बात बताते हैं कि बेटा कंसिस्ट एटम कंसिस्ट्स इट्स पॉजिटिव चार्ज, consists its positive charge in a small center, in a small center known as nucleus, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई एटम का जो टोटल चार्ज है, एटम का जो टोटल चार्ज है एक छोटे से सेंटर में कंसिस्ट रहता है, और उस छोटे से सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो भाई साहब यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। थॉमसन ने तो बताया ही नहीं था कि न्यूक्लियस भी होता है, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्यों बताया उन्होंने बोला कि भाई कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर है, तभी तो ये टकराकर वापस लौट कर आ गया, तभी तो टकराकर वापस आ गया। अगर ये ऐसा नहीं होता, सभी जगह पर इक्वल अमाउंट में होता, तो ये लौट कर नहीं आता, ये भी डिफ्लेक्ट हो जाता। बोले हाँ जी, बात तो सही है सर। तो भाई उन्होंने बोला कि इसका जो टोटल चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो कहीं एक स्मॉल सेंटर में कंसिस्ट होता है, और इस स्मॉल सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई। ये सारे क्या थे सर, रदरफोर्ड का कंक्लूजन और रदरफोर्ड का ये ऑब्जर्वेशन है,
ठीक है, आई होप आपको ये सारे कंक्लूजन यानी सारी बातें समझ में आई होगी। तो भाई इतने कंक्लूजन के बाद में ये अपना एक एटॉमिक मॉडल लेकर आते हैं कि इन्होंने अपने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, इसके बेस पर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो अपना एक एटॉमिक मॉडल देते हैं। और क्या एटॉमिक मॉडल देते हैं, लेट्स मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो करते हैं इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लिया कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्या एक्सप्लेन किया था उसने, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपके लिए लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे क्या होगा आपको ये रिवाइज हो जाएगा भाई, है ना, और आप इसका नोट्स भी बना लेंगे बहुत आसानी से। तो बच्चे मैं अब आपको बताता हूं स्टार्टिंग में कि रदरफोर्ड अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या एटॉमिक मॉडल लेकर आते हैं और कौन कौन सी बातें जे थॉमसन से मैच करती है। तो सबसे पहली बात कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो किसने बोला था, जो आपके जोजे थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वही बात उन्होंने भी बोली कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां भी है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि द पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मैंने हुज लिख दिया, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंसिस्ट इन अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर कंसिस्ट रहता है, आप बोलेंगे सर वो एक छोटे से सेंटर में, न्यूक्लियस में कहां रहता है, न्यूक्लियस में वो कंसिस्ट रहता है। ठीक है, ये सारी बात इन्होंने बताई। दूसरा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम से छोटा है। एटम का साइज कितना है आपको पता होना चाहिए कि एटम का जो साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर का होता है, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -15 मीटर का होता है। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उसके साथ स्प्रेड नहीं कर रहे, जैसे थॉमसन ने बोला था, ये बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। किसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये आपका क्या है सर, एक एटम है जिसमें छोटा सा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में आपके पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर जो है आपके क्या है, ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और इन ऑर्बिट्स में कौन रोटेट कर रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। यहां पर, ठीक है, मैं यहां से बना देता हूं कि यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां इस तरह से कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बात ध्यान से समझ में आएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा कह रहा है कि रिवॉल्व जो कर रहे हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो ये कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि भाई साहब इनके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट्स में लगातार रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इतनी थ्योरी देने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी, इतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, इतने अच्छे से एटॉमिक मॉडल देने के बाद भी, इस मॉडल की कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, यानी इसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं। इतने सब एक्सप्लेन करने के बाद भी इसकी भी कुछ ना कुछ क्या है बेटे, लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस भी हम समझ लेते हैं कि क्या इसकी लिमिटेशंस रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फिर। तो डियर बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि इसकी भी क्या थी बेटा, लिमिटेशंस आ गई थी। रदरफोर्ड मॉडल भी कुछ बातें नहीं बता पाया था, उनमें से मैंने दो बातें आपकी मेन है, जैसे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका मींस क्या है कि सर अभी भी एटम स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से, इन्होंने बोला था कि भाई जैसे कि एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रोटेट कर रहे हैं, आप बोलोगे सर जी ऑर्बिट्स में, आप बोलोगे सर जी इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट, मतलब ऑर्बिट में रेडिएट कर रहे हैं, सॉरी रोटेट करते हैं। अब जब वो रोटेट कर रहे हैं तो भाई एक बात मुझे बताओ कि रोटेट करेंगे, तो इन्होंने बोला था कि दे रेडिएट, ठीक है, दे रेडिएट देयर एनर्जी, देयर एनर्जी। इन्होंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करता है तो वो एनर्जी भी रेडिएट करता है, यानी एनर्जी का लॉस होता है। मींस यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है तो भाई उसकी एनर्जी का लॉस होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, ये रदरफोर्ड कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, तो इन्होंने बोला कि भाई एक बात मुझे बताओ कि जब भी कोई एटम के चारों तरफ में, सॉरी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लगातार रोटेट कर रहा है, ध्यान से सुनो, लगातार रोटेट कर रहा है, तो भाई आप मुझे बताओ तो उसकी इसको ऐसे समझो, यहां न्यूक्लियस हो गया और ये यहां पर जो है आपका क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है।
इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ भाई, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये लगातार एनर्जी का लॉस करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। बोलोगे हाँ जी सर। जब ये एनर्जी कम होगी तो ये अपने ऑर्बिट से किस में आ जाएगा, नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा, फिर इस वाले ऑर्बिट से और नीचे वाली में आएगा, फिर इस वाली से और इसमें आएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें चला जाएगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है सर जी, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा था, नेगेटिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से टकराएगा या एक पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या करेगा भाई, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है वो तो लगातार क्या करते जाएंगे भाई साहब, आप बोलोगे सर लगातार इसी तरह से अपनी एनर्जी के लॉस की वजह से न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएंगे। और अगर न्यूक्लियस में फॉल डाउन होंगे देन देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बोले हाँ जी सर। अब ये बात इसने बता नहीं पाए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाए। दैट्स व्हाई ये एटॉमिक मॉडल भी यहीं पर जाकर फेल हो गया। दूसरी बात होती है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, इस बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि उनकी इंटेंसिटी सेम होती है एट एनी लेवल ऑफ लाइट। अब ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होने की वजह से क्या है जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। इन्होंने बोला कि एटम से सर जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं तो इसकी तो इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूअस रहता है, इसकी तो इंटेंसिटी कभी कम नहीं होती। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि एनर्जी लॉस की वजह से इंटेंसिटी कम होगी लेकिन वहां पर कम नहीं हो रही है। तो इस वजह से इसके दो ड्रॉबैक रह जाते हैं भाई साहब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। पहली चीज कि सर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ही डिफाइन नहीं कर पाते, दूसरी बात है सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कॉन्टिन्यूअस था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर जाकर ये मॉडल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बट इन्होंने जो बातें बताई वो बहुत यानी 90% तक ट्रू थी, इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपके लेवल में बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, बहुत सारी बातें इसमें आपको समझ में आएंगी। ठीक है भैया, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं बेटा। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है मेरे भाई साहब तो इतनी मेहनत के लिए तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो फटाफट से अगर मजा आ रहा है तो। अब हम चल रहे हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, देखिए इसको पहले अभी समझ लो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। जैसे यहां पर क्या है सर, एटम है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। तो हम जब अल्फा पार्टिकल इसके अंदर बॉम्बार्डिंग कर रहे थे या किसी भी की बॉम्बार्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास तक जा पाएगा, जैसे यहां तक गया और फिर यहां पर वापस आ गया यहां से तुरंत। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, जो इसने कवर की है और टकराकर फिर वापस लौट आया, तो ये आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो यही हम लोग इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं द क्लोजेस्ट अप्रोच, या हम इसको इंपोर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी कह सकते हैं। इट मींस रदरफोर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इसकी लिमिटेशंस बारे में बता रहा था, तो मैंने एक वर्ड कहा था कि भाई बेसिक लिमिटेशंस होने के बाद भी ये जो एटॉमिक मॉडल था अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूछो क्यों, तो उसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है सर जी, प्रोटॉन यानी Zd मान लो, है ना, टोटल जो इसका चार्ज होता है Zd। Z क्या होता है आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है। E4 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो तो सेम ही रहता है ना, इस तरह से Zd लिखा है। अब हम इस पर क्या कर रहे थे सर, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कर रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा और यहां तक पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, है ना। इससे अब क्या है ना, क्योंकि रिपल कर रहे हैं तो मिलेंगे तो है नहीं भाई, ये भी प्लस का होता है और ये भी प्लस का होता है। इसके पास भी कितना चार्ज है सर, 2e चार्ज होता है। इसके पास कितना चार्ज है सर, Zd चार्ज है। भाई दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों एक दूसरे के, ये सॉरी ये तो स्टेबल है, ये नहीं जा रहा, सॉरी ये स्टेबल है। ये जो है अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ मूव किया तो यहां तक पहुंचा, उसके बाद इसने फोर्स लगा दिया कि भाग यहां से, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की जो एक डिस्टेंस है, इसको हम कह रहे हैं बेटा क्या, आपका क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो है, ये जो इंपॉर्टेंस रखता है, देखिए ये जो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पूछो क्यों, क्योंकि सर रदरफोर्ड ने इस क्लोजेस्ट अप्रोच के थ्रू जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है
यानी एटॉमिक डिस्टेंस इसने फाइंड करना शुरू कर दिया। यानी इस क्लोजेस्ट अप्रोच के थ्रू आप लोग माइनर से माइनर डिस्टेंस यानी एटॉमिक डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। सोचो यार, इतनी छोटी डिस्टेंस को बिना किसी पैमाने के, आज तो इतनी सुविधाएं हैं, आप लोग ऐसे ही फॉर्मुलेट कर सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है या नहीं है? आप सोच कर देखो। दैट्स व्हाई द रदरफोर्ड मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिखा भी है कि सर द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये सर जो आपका अल्फा पार्टिकल है, ये काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएगा 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 जाएगा, यहां तक पहुंचा और यहां जाकर रुक जाएगा। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्टेड हो जाएगी? आप बोलोगे सर जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगी। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है इसको हम डिनोट करते हैं आर नोट से। किससे डिनोट करते हैं? आर नोट से। तो है ना अपने आप में एक बहुत चीज बढ़िया। तो आप बोलोगे सर जी ठीक है, तो मैंने बोला भाई साहब जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ा होगा के Q1 Q2 अपॉन आर। लेकिन आर आर नहीं है, यहां पर आर नोट है। और के नहीं है भाई साहब, आपको पता है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 कितना है सर जी? ZE है। Q2 कितना सर जी? 2E इसके पास है, अपॉन में आर नॉट। आप बोलोगे सर U इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन में आर नॉट, 2ZE² अपॉन में आर नॉट। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने बोला सर ये किसमें कन्वर्टेड हो जाएगी? आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी में। तो भैया सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन में आर नॉट इज इक्वल्स टू के। हमें आर नॉट निकालना है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो सर आर नॉट की वैल्यू यानी इस तरह से हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन में के इज इक्वल्स टू आर नॉट। यानी अब इस डिस्टेंस को निकालने के बाद आप एटॉमिक डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻12 से 10⁻⁻15 आपकी मीटर का होता है, और एटम का साइज 10⁻10 से 10⁻12 मीटर का होता है। वो इसी क्लोजेस्ट अप्रोच से आप लोग इस साइज को फाइंड कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको। ठीक है, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसी वजह से इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज भी मिला था रदरफोर्ड को। ठीक है, अब हम इतने चलने के बाद में अब हम लोग चलते हैं बेटा किस पर? बोहर्स मॉडल की तरफ में। ठीक है, किसके मॉडल की तरफ में? बोहर्स मॉडल की तरफ चलते हैं, और फिर वहां के बाद में नई नई चीजें हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक, चलिए। ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस के बाद में अब हमारे जो बोहर हैं, ठीक है, 1930 के आसपास में एक और अपना क्या लेकर आते हैं? पोस्टुलेट लेकर आते हैं। पोस्टुलेट बोले तो एज्यूम्शन। एज्यूम्शन का मतलब यह है कि उन्होंने ये बोला कि भाई साहब अगर आप एटॉमिक मॉडल फाइंड करना चाहते हो किसी भी एटम का, देन आपको कुछ बातें अपने आप से एज्यूम करनी है। ठीक है, अपने आप से मान लेनी है। उनका कोई ऐसे नहीं कि मैं प्रूफ ला कर दूंगा, ठीक है, बट ये करना है कि मानकर चलना है कि इस तरह से ये होता है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? पोस्टुलेट बोले तो अज्यूम्शन है। अज्यूम्शन मतलब अभी भी ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू नहीं है, तो अभी भी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रखते हैं, इसलिए इनको अज्यूम्शन नाम दिया जाता है या पोस्टुलेट नाम दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो क्या क्या है भाई, ये पहली बात तो जो रदरफोर्ड ने बताई थी वही इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो रदरफोर्ड ने बोला था वो इन्होंने बोला कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, और जब रिवॉल्व करते हैं तो भैया जो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है? उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो लगातार उसके अंदर रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाए। ठीक है, गिरना नहीं चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं बैलेंस बना रहता है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं गिरेगा न्यूक्लियस के अंदर। बोले चलो ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो रदरफोर्ड भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स के किसी भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, वो ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी। इन्होंने बोला, बोहर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑर्बिट्स में रोटेट नहीं करते,
ठीक है, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो कितना होगा, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। यहां पर जो मैंने n लिखा है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कि फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, किस के लिए कितना होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है, ठीक है, उसी ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब यहां पर जो h है ये प्लांक कांस्टेंट ही है, क्या है बेटे, प्लांक कांस्टेंट ही है, और पाई तो आप जानते हैं 3.14 या 22/7, ये अपने हिसाब से आपको रखना है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बोहर ये मान रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे बेटा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑर्बिट्स के नंबर पर। जैसे 1 है तो h अपॉन 2 पाई, 2 है तो 2h अपॉन 2 पाई, 3 है तो 3h अपॉन 2 पाई, इस तरह से उसका क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए हर ऑर्बिट का, उसी में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी के बेस पर। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई कि भैया इन्होंने ये बोला, पहली चीज तो उन्होंने बोल दिया कि अराउंड रोटेट करते हैं, दूसरा कि भाई साहब ये उन्हीं सेल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। तीसरी बात जो हमारे रदरफोर्ड कह रहे थे कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं या उनका लॉस करते हैं, एनर्जी का लॉस होता है जब वो रोटेट कर रहे हैं। तो बोहर अपने पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करते। रदरफोर्ड कह रहे हैं करते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं करते, समझे, ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब भी वो रोटेट करते हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं होता, वहां पर वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे। तो आगे इस बात को बताते हैं कि भाई साहब इसको जरा ध्यान से समझना, पहले मैं आपको बता दूं, है ना, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे मान लो मैं कोई एटम है, एटम में होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होंगे ऑर्बिट्स, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी एटम को एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं या बाहर से मैं इसको कोई एनर्जी दे रहा हूं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई साहब, इस एनर्जी को लेंगे और एनर्जी को लेकर ये अपनी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी वाली सेल में चले जाएंगे। जैसे एनर्जी लेंगे तो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी वाली सेल में जाएंगे, लोअर से हाई वाली में जाएंगे, बोलेंगे हाँ जी सर, लोअर से हाई वाली एनर्जी में जाएंगे, ठीक है। और जब लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी वाली सेल में जाएंगे तो वापस भी लौट कर आएंगे। इन्होंने बोला यहां पर केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही रुकेंगे और फिर वापस अपनी सेल में लौट आएंगे। और जब ये यहां से यहां गया तो यहां से यहां जाने में 10⁻⁸ सेकंड का टाइम लेगा और फिर वापस लौट आएगा। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी रेडिएट करते हैं एनर्जी जब वो ट्रांजिट करते हैं हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जाएगा तभी रेडिएट एनर्जी करेगा, अदरवाइज ये रिवॉल्विंग के टाइम को एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इन्होंने कहा जो इनकी एनर्जी होती है एच न्यू, वो E2 माइनस E1 होती है, तो न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन में H। और ये कहां से आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से इन्होंने ये अपने एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की तब तक डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ने कहा कि भाई साहब जो अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर से एक बार समझते हैं, जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तब ये अपनी एनर्जी का कोई रेडिएशन नहीं करते, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा तो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सेल में है हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले सेल में केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर वापस अपनी सेल में लौटेगा, तो तब जाकर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये था आपका बोहर का एटॉमिक मॉडल, या मॉडल नहीं पोस्टुलेट कह सकते हैं, या मॉडल ही है ऐसे मान लो। ये उनके पोस्टुलेट थे, ये उनकी कहना था कि भाई इस तरह से जो है एटम क्या करता है, बिहेव करता है, या एटम के अंदर इस तरह से कुछ फिनोमिना हो रहे हैं।
बात समझ में आई ना? तो ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर इस तरह से कुछ ना कुछ फिनोमिना आपका हो रहा है। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं इसके कुछ डेरिवेशंस की तरफ कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास में कितनी एनर्जीज होती हैं और टोटल एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट। अपने इस बहुत बेहतरीन से वन शॉट में हम लोग बहुत सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, जिनमें से आपका सबसे पहले थॉमसन मॉडल है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल है, एंड उसके बाद में हम लोग कवर कर चुके हैं आपका बोहर्स मॉडल। ये सब करने के बाद में अब हमें इतना तो पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ध्यान से सुनना कि कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, इस तरह से, है ना। ये न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है, और कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है भाई साहब, रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कोई ना कोई वेलोसिटी v से रोटेट कर रहा होगा, बोलोगे हाँ जी सर। और जब ये रोटेट कर रहा है तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस है वो कोई ना कोई r भी होगा, बोलोगे हाँ जी सर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो r होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो इसमें कितने टाइप की एनर्जीज होंगी, एक बार छोटा सा अंदाजा लगाओ, आप लोग अपने आप से सोचो। भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ही पोजीशन पर रिवॉल्व कर रहा है, एक ही सेल में एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हमें बेटा क्या काम करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड करना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड करना है। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या काम करना है बेटा, इनकी टोटल एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जब ये जो रोटेट कर रहा है, if an electron is revolving around the nucleus, ठीक है जी, अराउंड द न्यूक्लियस, जब भी कोई ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एन स्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोवाइड, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा, बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो आपको पता है कि सर जब ये अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो भाई साहब सेंट्रीपिटल तो फोर्स इस पर लगेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर एफसी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो तो mv²/r होता है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो भाई साहब इसमें इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये क्या काम कर रहा है, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जा रहा है। तो इसमें जो है दो टाइप की एनर्जी हो जाएंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम मिलकर ही क्या बनाएगा, आपको टोटल एनर्जी बनाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम है काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो भाई साहब इस पर एक फोर्स तो ये काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कितना होता है भाई साहब, आप बोलोगे के Q1 Q2 अपॉन में r² होता है। अब यही तो इसको, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही तो इसको क्या कर रहा है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों अमाउंट में इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये Fe इक्वल्स टू Fc, दोनों अमाउंट में इक्वल है। Fe कितना है, के Q1 Q2 अपॉन में r², और ये कितना है mv² अपॉन में r। अब मुझे जरा ये बताओ बेटा, यहां जो Q1 है, यहां जो Q1 है क्या वो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, Ze। Q2 क्या है सर जी, E है, अपॉन में r² इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r, बोलोगे हाँ जी सर। भाई एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहां जो इक्वेशन बनी है आपकी वो बन जाएगी सर के Ze² अपॉन में r इक्वल्स टू कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी mv², कितना हो गया, mv²। अब इस k की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर k की वैल्यू होती है 1/4πε0 Ze² अपॉन में r mv²। इतनी बात क्लियर होगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये Z क्या है, बेटा Z का मींस होता है एटॉमिक नंबर। आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर ये बता रहा है कि कितने यहां पर प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, तभी तो हम टोटल चार्ज निकाल रहे हैं। तो टोटल चार्ज का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन पर चार्ज, तो मल्टीप्लाई होकर टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस आ गया। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है सर हाफ mv², और mv² की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है, तो पुट कर देंगे, इससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका कितना भाई, 1/4πε0 Ze² अपॉन में r। तो सर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1/8πε0 Ze² अपॉन में r।
अब ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है? तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी जो यू होती है उसका फॉर्मूला होता है सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। अब आप बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 जो है सर वो ZE है और Q2 है सर वो माइनस का E है अपॉन में R। आप यहां पर बोलोगे सर U की वैल्यू जो है वो कितना आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में R। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब आप कहोगे सर जो टोटल एनर्जी है वो तो Pe प्लस के KE आती है, तो हमने कब कहा, सॉरी यहां पर माइनस भी है ना, तो माइनस भी लगा लेना। तो भाई साहब टोटल एनर्जी को आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में R, और यहां हो जाएगा सर जी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में R। अब आप एल्शियम लोगे तो एल्शियम लेने पर ये हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां 2 की मल्टीप्लाई होगी तो सर ये हो गया -2ZE स्क्वायर प्लस ZE स्क्वायर अपॉन में R। इसे माइनस करोगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ZE स्क्वायर अपॉन में R। तो बेटा जो टोटल एनर्जी है ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, है ना, ये माइनस बाहर ले लीजिए। तो जो टोटल एनर्जी वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो माइनस का मींस क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये कह रहा है कि ये कभी भी इसको छोड़कर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रोटेट होता रहेगा, है ना। पॉजिटिव एनर्जी होती तो बाहर निकल जाता इससे, लेकिन माइनस जो एनर्जी है ये इंडिकेट करता है कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, कभी इसको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस पर क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अपनी ही ऑर्बिट में लगातार लगातार घूमता रहेगा। तो दैट इज द टोटल एनर्जी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भाई साहब अगर मजा आ रहा है तो बस एक काम करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट से, मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी निकल गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले आराम से, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपसे ये बात करता हूं बेटे कि अब हमने क्या काम कहा है कि हमने सारी चीजें, कोई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर हमने बोहर के पोस्टुलेट अभी क्लियर किए हैं। तो जब बोहर के पोस्टुलेट हमने क्लियर किए तो हमने ये जाना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ, आप देखोगे सर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें यही देखना है कि जब वो हाइड्रोजन एटम के, है ना, हाइड्रोजन एटम के किस में रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका डेरिवेशन लेकर आए हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द बोहर्स रेडियस इन हाइड्रोजन एटम, यानी अब हम ले रहे हैं ओनली हाइड्रोजन एटम। अब बोलो सर हाइड्रोजन एटम ही क्यों लिया आपने, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया ना कि जो बोहर्स के पोस्टुलेट थे उनमें भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं। यानी मैं आपको ये बताऊं कि जो बोहर का मॉडल है ओनली फॉर लाइट एटम्स के लिए ही सक्सेसफुल है। लाइट एटम बोले हाइड्रोजन हीलियम इन सब के लिए, तो यानी हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, ये जो सक्सेसफुल था हाइड्रोजन वगैरह छोटे एटम्स के लिए ही सक्सेसफुल रहा है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम की हम बोहर का मॉडल यूज करके रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो वो रेडियस कितनी होगी, है ना, वो रेडियस कितनी होगी, ये हम लोगों को क्या काम करना है, अपने इसमें ड्राइव इन एक्सप्रेशन इसको बताना है। तो आप सबको वही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी कोई न्यूक्लियस के अराउंड कोई ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो भाई उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। आप बोलोगे सर जी आर रेडियस है ना, v वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, तो इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, यही लिखा है यहाँ पर, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द वेलोसिटी v देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से आप समझो, यहां से जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो आप कहोगे सर एफ सी इक्वल्स टू एफ ई। एफ सी क्या था सर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और ये कितना था भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ जी बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन बात है सर जी अब हमें क्या काम करना है, बोहर्स मॉडल लगाना है, ठीक है। तो यूजिंग बोहर्स थ्योरी, और बोहर की थ्योरी यूज करेंगे तो आपको पता है कि उसने कहा था एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, यही तो कहा था सर कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर
सॉरी mvr किसके इक्वल होता है, nh/2 यानी एंगुलर मोमेंटम nh/2 का मल्टीपल होता है। बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां मैं क्या काम कर रहा हूं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, लिख लो पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। आप बोलोगे सर m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर, n स्क्वायर, h स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर, ये होगी हमारी अगली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तभी तो बोहर का मॉडल यूज होगा। भाई इससे पहले अभी तक तो हमने बोहर का मॉडल लगाया ही नहीं, अब लगा रहे हैं, अब बोहर की थ्योरी यूज की है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर को हम लोग mv स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आप रखोगे सर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर अपॉन में r, ये बन जाएगा भाई साहब। आप बोलोगे सर m से एक m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m r स्क्वायर, ये चौथा पद ऊपर पहुंचेगा भाई, फोर्थ टर्म ये वाली सबसे ऊपर, आप बोलोगे n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू r, इंटू में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे सर जी 4 पाई स्क्वायर और ze स्क्वायर। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, 4 से 4, पाई से एक पाई, ठीक है जी, और r से यहां एक r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया m इंटू r, कितना हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है जी, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई ze स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बेटा, हमें तो m को इधर पहुंचाना है, तो कितना हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ze स्क्वायर, ये हो गया आपकी रेडियस, ठीक है, ये हो गया आपकी रेडियस, ठीक है, इतनी रेडियस आपकी हो जाएगी बोहर मॉडल में। अब यहां देख रहे होगे सर, जो बोहर मॉडल में रेडियस है वो किस पर डिपेंड करती है, एन स्क्वायर पर, बस यही तो नोटिस करना है कि रेडियस जो है किस पर डिपेंड करती है, एन स्क्वायर पर। एन क्या है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो यहां पर आप पुट करो ये वैल्यू, है ना, यहां पर देखो, अगर ये सारी वैल्यू आपको पता है, अगर ये सारी वैल्यू पता है आप लोगों को, तो सीधा सीधा आप लोग क्या निकाल सकते हैं, है ना, आप लोग रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि n जो है किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n बताया था ना मैंने आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई जैसे n के वैल्यू है मान के चलो 2 होगी सेकंड सेल में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, रेडियस उसका फोर्थ टाइम हो जाएगा, बाकी जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द n स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है, इस चीज को, है ना, लिख लो, राइट डाउन कर लो फटाफट से एकदम तरीके से, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो फटाफट। कोई दिक्कत भाई अभी तक? आप लोग कह रहे हो सर एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइड ही तो करना है भाई बोहर मॉडल लगा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत ही मजेदार टॉपिक अब मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन द रेडियस, अभी हमने रेडियस की एक्सप्रेशन को किया है, यानी उसका एक एक्सप्रेशन, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों ने किया, उसको ड्राइव किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, ड्राइव किया, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी का जो टॉपिक है इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन रेडियस। तो बेटा एक चीज समझो, जब हमने रेडियस निकाला था, ठीक है, रेडियस ध्यान से सुनना, तो आप बोलोगे सर रेडियस जो हमने निकाला था वो कितना आया था, आप बोलोगे सर जो रेडियस आया है हमारे पास में, ठीक है जी, जो रेडियस हमारे पास में आया है वो आया सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। कितना है बच्चे, पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास में टोटल फॉर्मूला निकल कर आया रेडियस, इसको एक तरफ रख लीजिए। अभी अब हमारे पास जो एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, आप बोल रहे थे सर टोटल एनर्जी है -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहां पर ये देखते हैं कि सर जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर हम यहां पर इस फॉर्मूले में 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर की वैल्यू पुट कर दें, आर क्या है सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, बोलो जल्दी से, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे सर E इज इक्वल्स टू हो गया -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अच्छा एक काम करो भाई, पाई से पहले तो पाई कैंसिल हो गया है ना, यहीं से इसको कैंसिल कर लो। ये जो थर्ड टर्म बच रही है आपके पास में, ये कहां पहुंच जाएगी सर जी, फर्स्ट टर्म के पास। तो -1/8, अब पाई तो कैंसिल होगी, 8 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या हो गया सर, जेड ई स्क्वायर इंटू एम जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सही है जी, बोलो जल्दी से फटाफट। आप बोलोगे सर जो ई की वैल्यू है, यहां आ जाओ जल्दी फटाफट से, है ना, जो ई की वैल्यू है फटाफट से देखो एक बार, ठीक है, जो ई की वैल्यू है आप इसमें जल्दी से फटाफट देखो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस जेड, भाई जेड इंटू जेड, जेड का स्क्वायर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, आप बोलोगे सर ई की पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जो ई है वो क्या 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलोगे हाँ जी सर, 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन सभी की वैल्यू पुट कर दे, ये जितने भी मैंने सर्कल किया है, z क्या है सर, z इज द 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, z क्या है 1 है, m क्या है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 8 तो 8 है ही भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, h आपको पता ही है सर, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 10 की पावर -34। अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो E है, जो E है वो हो जाएगा भाई -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका आंसर आ जाएगा। यानी सीधा सीधा जो हमारी एनर्जी है, ध्यान से सुनना, जो हमारी एनर्जी है वो कितना हो जाएगी, -13.6, कितना हो जाएगी बेटा, -13.6 अपॉन n स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये लेते हैं सर, इधर ध्यान से सुनो, हमें पता था सर कि न्यू इज इक्वल्स टू होता है E2 माइनस E1 अपॉन में कितना होता है, जल्दी बताओ, E2 माइनस E1 अपॉन में H होता था क्या, जल्दी बता दो फटाफट से, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई साहब E2 क्या है, सेकंड ऑर्बिट, E1 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहां से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। आप कहोगे सर जी वैल्यू भी तो पुट करनी है भाई, न्यू इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितना, इतना है, ठीक है, तो आप कहोगे सर माइनस का 13.6 तो कॉमन आ गया, और अपॉन में क्या आ गया h, फिर क्या बचा सर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो जाएगी, यहां से क्या फाइंड हो जाएगी सर, फ्रीक्वेंसी। आप यहां से लैम्डा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। लैम्डा की वैल्यू कैसे होती है भाई, म्यू और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है जी, जल्दी बताओ म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से आप लैम्डा भी फाइंड कर सकते हो। ये सारी वैल्यू हम लोग यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वैल्यू रख दोगे यहाँ आर की वैल्यू रख दी आपने, ई की वैल्यू आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये समझो कि मान लो, है ना, मान लो n इज इक्वल्स टू 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो है रोटेट कर रहा है, तो भाई साहब उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लेकर वो रोटेट कर रहा है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो E2 कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन n कितना सर जी, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई E2 कितना आ गया, आप बोलोगे -13.6 अपॉन में 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही सर E3 आप निकाल सकते हो, तो यानी h की बार 9 से डिवाइड कर देना है, तो आप कोई भी किसी भी ऑर्बिट की क्या निकाल सकते हो बेटा, एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि कितनी एनर्जी लेकर वो रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ गई यहां तक, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कि सर यहां पर आप लोग ये एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, एंड आप लोग लैम्डा भी फाइंड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का कितना इतना एनर्जी है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, ठीक है, माइनस का आएगा यहाँ पर साइन, ठीक है, कोई इशू तो है नहीं। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ सर, थोड़ी थोड़ी बातें, आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, ठीक है, तो इनकी तरफ चल रहे हैं और इनके बारे में बताते हैं कि कैसे काम करती है। देखो यहां पर अब आपको मैंने बता दिया कि दो टाइप की एनर्जी भी होती है किसके पास में, किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम के पास में।
देखो समझ में आ रहा है, दो एनर्जी है आपके पास में, एक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी एंड दूसरे का नाम है एक्साइटेशन एनर्जी। अब अगर मैं बात करता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी क्या है, तो पीछे जो लिखा उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब यहां पर ध्यान दो। देखो ये है सर न्यूक्लियस और इसके चारों कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे रहा हूं, किसी भी एटम को मैं इतनी एनर्जी दे रहा हूं, एटम को मैं पूरी एनर्जी रिक्वायर्ड दे रहा हूं अपनी तरफ से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट को छोड़कर कंप्लीटली बाहर निकल जाए। ठीक है, ये एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इसलिए किसकी आएगी सर, प्लस की आएगी। ठीक है, हम दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, तो मैं किसी भी एटम को इतनी एनर्जी दे दूं, इतनी ज्यादा एनर्जी दे दूं कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर चला जाए और फिर कभी इसमें लौट कर ना आए, है ना, कंप्लीटली इसको छोड़कर चला जाए, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो लिखा भी है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट घूम रहा था उसके ऑर्बिट से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर भेज दिया, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो आप बोलोगे कि सर उसका जो क्या चाहिए आपको, आयनाइजेशन एनर्जी, वो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्यों है प्लस में सर, क्योंकि इट इज गिवन बाय अस, ये हमारे द्वारा उसको दी जा रही है। तो सर माइनस 13.6 क्या थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी वो क्या थी, तो आप बोलोगे सर वो तो उसकी ग्राउंड स्टेट में लेवल में एनर्जी थी, उसकी अपनी खुद की उसके ऑर्बिट में एनर्जी थी, लेकिन ये क्या है सर, ये हम उसको ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि उसको छोड़कर वो चला जाए, तो इसलिए किस में आएगी, प्लस में आएगी। ऐसे ही दूसरी एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है जरा समझो, ये हो गया सर न्यूक्लियस, ये हो गया इसका पहला ऑर्बिट, ये हो गया इसका दूसरा ऑर्बिट। अब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, समझ में आ रहा होगा, एक्साइटेड कर देना। एक्साइटेड का मींस क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल में रिवॉल्व कर रहा था और आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। क्या कर दिया आपने, इसको एनर्जी दे दी। एनर्जी देने के बाद ये अपना क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सी एनर्जी वाली में, लोअर वाली से किस में चला जाएगा, हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में भेजने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन फॉर द एक्साइटेशन एनर्जी। बात क्लियर हो गई, इसी को हम एक्साइटेशन एनर्जी कह रहे हैं। और ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है ये आप फाइंड भी कर सकते हो, जैसे हम दूसरी सेल के लिए निकाल रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे सर E2 माइनस E1। अब दूसरी सेल के लिए अभी मैंने बताया था माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और पहले के लिए कितनी थी, माइनस का 13.6। तो भाई साहब माइनस का 3.4 प्लस का 13.6, इसे आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी प्लस का। किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है कि ये क्या काम करेगा भाई साहब, इतनी एनर्जी लेकर अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट को छोड़कर किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। एंड आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों में अंतर क्या है कि एक में आयनाइजेशन में तो कंप्लीटली बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्साइटेशन में अपने लोअर एनर्जी सोल को छोड़कर एक किस में जा रहा है, हाई एनर्जी सेल में जा रहा है। तो ये होता है भाई साहब इन दोनों में डिफरेंट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने किसकी तरफ सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में करेंगे। तो फटाफट से अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत बेहतरीन एंड फाइनल फेज पर पहुंचने वाले अपने चैप्टर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम इसको आराम से समझेंगे, आराम से आप समझिएगा। देखो जो पीछे लिखा है वो इसकी डेफिनेशन है मात्र, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखो स्पेक्ट्रम होता क्या है बेटे, पहले इसको समझ लो, ठीक है। देखिए मानो कि यहां पर ये आपका क्या है, देखिए यहां पर क्या है, आपके न्यूक्लियस में ये ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग, देखो इनके जो एनर्जी लेवल है सभी के अलग अलग हैं, इनके एनर्जी लेवल सभी के, जितने भी ऑर्बिट्स हैं इन सभी के एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है कि वो बेटा अपने किस में जाता है, वो लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में जाता है।
और जब वो लोअर एनर्जी सेल से मान लो यहां स्टेट में जो है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी तरफ से मान लो कोई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अलग अलग टाइप में इसमें क्या है, एनर्जीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अपने लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाएगा और थोड़ी देर बाद ये वापस लौटेगा। ये उसमें बसने तो जाएगा नहीं, मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी ये जाता है बोहर्स मॉडल में ये पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि जब भी ये जाता है तो वापस लौट कर आता है, और जब ये वापस लौट कर आता है तो आप सबको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, क्या इसकी वेवलेंथ यहां पर कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होगी λ1? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी तरह से मान के चलो कि अगर ये वाला किसमें चला जाता है, थर्ड वाली में, और फिर यहां से लौट कर आता है, ठीक है, तो भाई कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 6 में से 3 या 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जनरेट करेगा। दूसरा, जब ये लौट कर आएगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेवलेंथ एक दूसरी वेवलेंथ जनरेट कर रहा होगा, है ना, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में जाता है और फिर वापस लौटता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। यहां पर भी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो भैया यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रोड्यूस हो रही है बेटा, क्या ये डिफरेंट वेवलेंथ की प्रोड्यूस हो रही है? आप कहोगे हाँ जी सर। तो जब ये डिफरेंट लेवल की वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है तो यहां पर क्या होगा, एक अलग से लाइन बनेगी आप लोगों की, एंड डिफरेंट कलर की, मान के चलो ये कोई आपका रेड कलर की लाइन बन गई, अब की बार सर ये पिंक कलर की लाइन बन गई, है ना, कोई भी कलर बन सकता है, फिर येलो कलर की लाइन बन गई। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है जब ये एक्साइटेड स्टेट से डिफरेंट एनर्जी लेवल से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो प्रोड्यूस करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो उस टाइम पर क्या होंगी सर, इसकी डिफरेंट हमें क्या प्राप्त होंगी, वेवलेंथ, और इन वेवलेंथ को हम लोग देखेंगे इन वेवलेंथ का अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ आपको यहां पर मिलती है। तो बस इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो पढ़ा हुआ लिख समझो क्या कह रहा है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an atom during the transition between different energy levels। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी डिफरेंट एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन करता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करके लौटता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है या एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी डिफरेंट कलर की लाइंस हमें मिलती है। इसी को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग बता रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग बता रहे हैं, इसका सबसे पहले स्टडी जो है बेटा किसने किया था, इसका सबसे पहले स्टडी किया था बामर ने। किसने किया था, बामर ने। बामर ने यह देखा था कि उन्होंने ब्लैक सरफेस पर जब ये इसका अभी मैंने बताया ना, आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी, जब हम लोग इनके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई साहब एक ब्लैक सरफेस पर बहुत सारी लाइंस हमें मिली, अलग अलग कलर की लाइन मिली, और इन्होंने देखा कि जो लाइन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे इस ब्लैक सरफेस के दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी भी कम हो रही है, और जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। इनको हमने बाद में क्या कहा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस तरह से हमने इनको अलग अलग नाम दिया गया। तो सबसे पहले बामर ने इसका स्टडी किया, और इसका स्टडी करने के लिए उन्होंने वेवलेंथ का एक फॉर्मूला प्रोड्यूस किया। वेवलेंथ का एक फॉर्मूला इन्होंने निकाला कि 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये इन्होंने एक फॉर्मूला भी प्रोड्यूस किया कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हम इनकी एनर्जी भी फाइंड, वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। जहां पर ये जो आर है, आर होता है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, इस रिडबर्ग कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इस रिडबर्ग कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है जिसमें r इज इक्वल्स टू, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं r इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी किया था बामर ने, और अपनी एक सीरीज दी थी कि हम इस सीरीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एक वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमने देखा, अभी इसके बारे में और स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे से,
तो यहां पर हम लोगों ने इतना समझा कि जब भी कोई एटम, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल से वो क्या करता है, ट्रांजिट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, या तो प्रोड्यूस कर रहा है या वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी बेस पर जो है आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का हो जाता है, एक तो एक्साइटेशन और एक एब्जॉर्प्शन। दो टाइप का आपका स्पेक्ट्रम बनता है। तो टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि दो टाइप का होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप में मैंने लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में जो है लाइट क्या होती है बेटा, एमिट होती है, और एब्जॉर्ब में क्या होती है बेटा, जो एटम है वो लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर एमिट हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसलिए दो टाइप का हो जाता है। फर्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, दूसरा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम की मैं एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि यहां पर जो स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन की फॉर्म में कुछ वेवलेंथ आपको मिलेंगी, है ना, लाइन की फॉर्म में आपको कुछ वेवलेंथ यहां पर मिलती है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ आपको कॉन्टिन्यूस रूप से मिल जाएंगी, एक साथ आपको सारी वेवलेंथ देखने के लिए मिल जाएंगी, सारे कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम इज अ एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम का ही एग्जांपल है, ऐसे आप मान सकते हो, लेकिन इसमें जो वेवलेंथ है वो एक बैंड की फॉर्म में जनरेट होती है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये आपकी लाइंस हैं ये एक बैंड की फॉर्म ले लेती हैं, तब जाके बैंड स्पेक्ट्रम हो जाता है। अब अगर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम की एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो आपको इनके बारे में मैं आपको बहुत इजीली मेथड से समझा देता हूं। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कोई एक मेटल ले लो, कोई भी एक मेटल ले लो, ठीक है, आपने एक मेटल ले लिया और इससे लाइट जो है पास होती है किसी भी एटम से, या मान लो कि जैसे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको पास कर रहे हो और यहां पर क्या हो रही है, कुछ आपको वेवलेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो कुछ वेवलेंथ आपको देखने के लिए मिल रही है जो ये एमिट कर रहा है, जब ये इसको हिट करेगा तो यहां से एमिट करेगा, एमिट करेगा तो यहां से क्या हो रही है बेटा, कुछ वेवलेंथ आपको, कुछ कलर की वेवलेंथ, जैसे आप ले लो कोई भी कलर मान लो, है ना, दो तीन कलर मान लो कि आपको रेड, येलो, पिंक एंड ब्लू, ये कलर की वेवलेंथ आपको देखने के लिए मिल रही है, तो यहां हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन इसी मेटल की अब मैं ऐसे करता हूं कि यहां से लाइट जो है अब मैं इस मेटल के पीछे से पास करता हूं। जब इस मेटल के पीछे से लाइट पास होगी तो बेटा इस मेटल के पास जो जो कलर थे, रेड, येलो, पिंक एंड ब्लू, उन्हें तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी, उन्हें तो ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उन कलर को तो एमिट नहीं करेगी। बाकी जो अलग कलर्स थे वो यहां पर बाहर निकल जाएंगे, जैसे कोई भी कलर हो, ग्रीन, ऑरेंज और आपका वायोलेट, इंडिगो, जो भी कलर्स हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे आपके अलग अलग, और जो ये कलर्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी मेटल से जब हम लाइट पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो एमिट कर रही है रेडिएशन, वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है। दूसरा कि अगर हम इस मेटल के पीछे से लाइट पास करते हैं तो ये उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी जो कलर्स है उनका स्पेक्ट्रम, ये उनकी जो लाइन है वो हमें फाउंड होगी, तो वो हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई यहां तक। अब इसी के बारे में, इन स्पेक्ट्रम को लेकर अगर हम आगे बढ़े, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि बेटा यहां पर सबसे पहले जो स्टडी है बामर ने की थी, लेकिन बाद में स्टडी होती चली गई, होती चली गई, तो हमने देखा जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आकर फॉल होती है। एक तो जो हम विजिबल लेवल होता है, एक होता है यूवी रेज का रीजन, एक होता है इंफ्रारेड रीजन, और एक होता है फार इंफ्रारेड रीजन। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके लिए अलग अलग क्या दिया है, सीरीज दिया है, जिसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये पांच आपके साइंटिस्ट हैं, और इन पांचों ने अपना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अपना प्रोड्यूस किया है, और हम उनके थ्रू अपने क्या करेंगे, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ भी फाइंड करना सिखाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द लाइमन, पासन, ब्रैकेट, फुंड, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इजीली मेथड में आपको ये कराने वाले हैं, तो चलो इसको हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीरीज हमें फाउंड हुई है। ठीक है, पहुंच चुके हैं अपने, जो मैंने अभी बोला था कि हम लोग डिफरेंट सीरीजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कितनी सीरीज आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में दी गई है, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। देखो ऐसे बना लो आप एक डायग्राम, देखो ये जो है आपके क्या है, सेल ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स है, मान लेना इनको, देखो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, या फिर ऐसे सोचो, आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा एटम ही बनाते हैं, है ना, एटम में ही बना रहे हैं, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, सारे के सारे बच्चे, इस तरह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है ये ऑर्बिट्स बना दिए।
देखिए अगर किसी भी ऑर्बिट से लाइट चलते हुए, है ना, किसी भी ऑर्बिट से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, कहीं से भी चलते हुए लाइट अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में स्ट्राइक करती है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में स्ट्राइक करती है, तो यहां कौन सी सीरीज होती है? लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आते हुए लाइट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आते हुए लाइट कहां स्ट्राइक करती है? सेकंड में, सेकंड में लाई करती है, तो यह होती है सर बामर सीरीज। कौन सी? बामर सीरीज होती है। इसी तरह से अगर लाइट चलते हुए, कहीं भी चलते हुए, कौन सी उसमें आकर गिरती है? फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, एंड ये कहां तक हो सकता है? ये सर इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी इन्फिनिटी से भी अगर कोई लाइट, इन्फिनिटी तक क्या है आपके, क्या है ये सेल्स बने हुए हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं, तो इन्फिनिटी से भी अगर कोई लाइट आके फर्स्ट वाले में लाई करेगी तो लाइमन, सेकंड में लाई करेगी तो बामर, थर्ड में लाई करेगी तो सर पाशन। इसी तरह से अगर फोर्थ में लाई करती है, किसमें लाई करती है? फोर्थ में, अलग अलग डिफरेंट लेवल से आते हुए फोर्थ में लाई करती है, तो ये पाशन हो जाएगा। और अगर फिफ्थ में लाई करती है तो सर ये आपका किसमें हो जाएगा? ब्रैकेट, और फिर लास्ट हो जाएगा आपका फुंड। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो है 5 सीरीज आपकी गिवन थी, जिनमें से सबसे पहले जो सीरीज थी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए जो आपकी वेवलेंथ होती है 1/λ, 1/r, 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही हमारी होगी, और फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है सर जी? यूवी रेज। तो यूवी रेज के लिए लाइट रे है। ठीक है। दूसरा सर जी, ये लाइमन सीरीज है। दूसरा है बामर सीरीज। अब बामर सीरीज किसके बारे में थी सर? तो बाबर सीरीज थी सर 1/r, 1/2² माइनस 1/n²। तो बामर जो सीरीज है आपकी सर, वो विजिबल लाइट रे के लिए है। कौन सी लाइट रे के लिए? विजिबल लाइट रे के लिए। थर्ड सीरीज है सर आपकी पाशन, पाशन सीरीज। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/3² माइनस 1/n²। तो ये कौन से रीजन के लिए है? ये सर इंफ्रारेड। ठीक है जी, इंफ्रारेड रीजन के लिए है नहीं? ये कौन से रीजन के लिए है? इंफ्रारेड रीजन के लिए है। फोर सर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के लिए है, तो 1/λ 1/4² माइनस 1/n²। ये भी सेम सर इंफ्रारेड रीजन के लिए ही है। ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल है सीरीज है आपकी, वो है सर फुंड। तो फुंड सीरीज क्या है? 1/λ 1/5² माइनस 1/n² है, और ये फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन के लिए है। ठीक है जी, फार इंफ्रारेड रीजन के लिए है। तो ये 5 सीरीज है। ठीक है। इन पांचों सीरीज में आप देखते हैं कि सर विजिबल लाइट सीरीज जो है वो किसने बताई थी सबसे पहले? बामर ने, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में देखा था कि इस तरह की लाइंस यहां पर ड्रॉ होती है जो अलग अलग वेवलेंथ की है, जिनकी इंटेंसिटी लगातार कम हो रही है। तो ये सारी बातें इन्होंने नोटिस की, और यहां पर जो है आपका ये इक्वेशन प्रोड्यूस की। और मैंने बोला फिर अलग अलग साइंटिस्ट इन्होंने यूवी रेज के लिए, ये विजिबल लाइट रे के लिए, ये इंफ्रारेड के लिए, ये ब्रैकेट के लिए, और ये फुंड के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आपको प्राप्त होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरीजेस आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपकी मैंने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको राइट डाउन कर लो। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? कि फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, एंड फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। इस तरह से, यानी लोएस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लिया एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इनकी फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कितनी इनकी लॉन्गेस्ट वेव हो सकती है और कितनी इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो सकती है। तो ये निकालना भी मैं आपको बता दूंगा, अभी बता देता हूं, फिर उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी सीरीज की निकाल सकते हैं। बस एक की सीख गए तो समझो आप सारे की सीख गए। ठीक है बच्चे, सारे की सीख जाएंगे आप लोग। तो किसी एक के निकालते हैं, तो हम पहले लाइमन के लिए ही निकाल लेते हैं कि लाइमन के लिए जो है आपकी लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है। तो इसको रफ करते हैं एंड फिर लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं। तो ओके डियर बच्चे, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है आपका शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए जो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बोला था भाई, जब आप लोग शॉर्टेस्ट निकाल रहे हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट के लिए 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1/1² माइनस 1/n²। तो n कितना हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। अब बोलोगे हाँ जी सर इन्फिनिटी, तो 1/λ इज इक्वल्स टू सीधा सीधा हो गया, r की वैल्यू आप लोग रख लेंगे। r क्या है सर? अभी नहीं रखेंगे, चलो 1/1² माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1, क्योंकि ये तो क्या हो गया भाई सब इन्फिनिटी, 1/इंफिनिटी हो जाता है 0। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो गया 1/r।
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर 7 था। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू लगभग आ जाएगी 912 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगी? 912 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर मैं निकालता हूं इसकी, ठीक है, अगर मैं इसकी क्या निकालता हूं बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता हूं, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अब की बार जो आपका n है वो कितना हो जाएगा, वो आप 2 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि n से एक ज्यादा क्या है, 2 है। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, आप बोलेंगे सर एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r 3/4, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3r/4। अगर हम इसको क्या करें, लैम्डा निकालना है ओनली हमें, तो 4 अपॉन 3r, वैल्यू पुट करोगे r की तो ये लगभग आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपके पास में आ जाएगा, r की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये इतना एंगस्ट्रॉम में इसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आ जाएगी। इसी तरह से आप लोग बामर सीरीज के लिए निकाल सकते हैं। अब देखो क्या होता है, बामर ने मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये आप कर लेंगे इसको, ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लो एकदम फटाफट से। आप बोलोगे ठीक है सर, स्क्रीनशॉट तो ले लिया हमने। अब यहाँ पर मेन बात क्या होती है, ठीक है, एक चीज आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो मेन चीज है, ठीक है, जो मेन चीज है वो है सर बामर। अब बामर सीरीज के लिए, ठीक है, बामर सीरीज के लिए आप लोग क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट तो आपको वही है भाई, n की वैल्यू एक बार 3 रखोगे तो लॉन्गेस्ट निकल जाएगी, n की वैल्यू आप क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो शॉर्टेस्ट आ जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इस तरह से इसने अलग अलग सीरीज दी थी बामर ने। तो एच अल्फा 3, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5 रख सकते हैं। तो जब आप 3 रखोगे तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा r, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन लैम्डा r, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। एल्शियम लोगे, आप बोलोगे सर r 9 माइनस 4 अपॉन 36, तो आप बोलोगे r 5 अपॉन 36। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 36 r अपॉन में, सॉरी 36 अपॉन में 5r, ये आपका आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग जो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, 6563 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6563 एंगस्ट्रॉम के पास। इसी तरह से आप एच बीटा और एच गामा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज है जो आप नोट कर ले सारे बच्चे, ठीक है, एक चीज जो है, एक मिनट रुकिएगा, एक चीज आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा, जो एच अल्फा की वेवलेंथ है, ठीक है, एच अल्फा रेशियो एच बीटा की जो वेवलेंथ है, इनका एक छोटा सा रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है 27:20 के आसपास। कितना होता है, 27:20 के आसपास इनका रेशियो होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो सर लैम्डा एच अल्फा रेशियो लैम्डा एच गामा का रेशियो क्या होगा, आप लोग निकाल के और मुझे आपको कमेंट में करना कि सर इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आपका ये जो स्पेक्ट्रम है वो एंड होता है, और स्पेक्ट्रम के साथ ही मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं कि आप लोग एक तो इसे सॉल्व करिएगा, एक ये प्रूफ करिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी का थ्योरी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रूफ कर लीजिएगा, ये आप प्रूफ कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा फटाफट से। बस यहीं तक आपका ये एटम, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, एटम के बारे में जितनी सारी चीजें थी हमने बिल्कुल डिटेल से आपको समझाई। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया और आपको समझ में आया तो बच्चे फैला दो वीडियो को, एकदम से आग लगा दो। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लास्ट तक टिके रहे, जिन्होंने देखा समझा, वो एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ऐसे ही बेहतरीन वन शॉट आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद।